उसके बाद में दूसरी जो कमेटी आई उसके आधार पर कौन सा संविधान बना भारत का? 1919 का जो भारत का संविधान पहला बना था ब्रिटिश इंडिया का, वो बाबा साहब अम्बेडकर के उसमें सलाह मानी गई थी। थोड़ा हमें सीमित मताधिकार मिला। उसके बाद में दूसरी जो कमेटी बनी साइमन कमेटी आई 1928 में। उसके अंदर फिर बाबा साहब ने बहुत डिटेल में अपना प्रतिवेदन दिया और उनकी बात को उसमें बहुत हद तक माना गया। उसके आधार पे 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। नंबर 1 1930 में, नंबर 2 1931 में और नंबर 3 1932 में। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर तो तीनों में गए, लेकिन महात्मा गांधी जो देश के राष्ट्रपिता हैं, जिनको राष्ट्रपिता का खिताब दिया गया है, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध किया। वो नहीं गए। क्यों नहीं गए भाई? वो नहीं चाहते थे कि महिलाओं को अधिकार उनके बराबर। उन्होंने कहा 1942 में हम दे देंगे, अभी तो मतलब जो है ऐसे ही चलना है, तो जैसे चल रहा है। और भी लोग थे उनके साथी लोग, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का नहीं। सबको, अब हम आजाद होंगे तो सबके साथ में सभी को मताधिकार मिलना चाहिए। लोग चाहते थे कि उनको मताधिकार जो 8 पास हैं, इनकम टैक्स पेई हैं, जमींदार हैं और मतलब जो क्या नाम है पूंजीपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको ही सिर्फ मताधिकार मिलना चाहिए। पढ़े लिखे लोग हैं उनको मिलना चाहिए, सरकारी कर्मचारी उनको मिलना चाहिए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मेरे लोग तो ये हैं ही नहीं, उनकी 1% भी संख्या नहीं है, तो फिर हम जो है कैसे लोकतंत्र का फायदा उठा पाएंगे? जब लोकतंत्र मिलेगा उसका फायदा हमें कैसे मिलेगा? जैसे हम अभी हैं वैसे ही हम बाद में, तो फिर हमें इस फायदा क्या है इसका? लोकतंत्र मिलेगा, आजादी का हमें क्या फायदा है? तो आजादी के पहले हिसाब किताब हो जाना चाहिए भाई। और उनसे कहा कि आप जब चले जाओगे तो फिर मिला कि नहीं मिला, पहले अभी हिसाब किताब कर दो। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए उसमें बुलाया गया। उन्होंने कहा कि हम ना तो हिंदू है, ना हम मुसलमान हैं, ना हम सिख हैं, ना ईसाई हैं, और ये मताधिकार जो मिलता है इस समय धर्म के आधार पर मिलता है। अपना रिप्रेजेंटेटिव जब मिलता है गवर्नमेंट में, मुसलमान अपना अलग मांगते हैं, हिंदू अपना अलग मांगते हैं, सिख अपना अलग मांगते हैं, ईसाई अपना अलग मांगते हैं, लेकिन जो अछूत कम्युनिटी है उसको तो किसी भी धर्म में है ही नहीं। हमें कौन सा अधिकार मिलेगा? इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे लिए सेपरेट इलेक्टेड मिलना चाहिए और हमारी गिनती भी अलग होनी चाहिए। तो जो 1911 की जो पहली जनगणना हुई भारत के अंदर, वो जाति के आधार पर जनगणना करी गई। और वो किसके आधार पर करी गई? वो जो क्या नाम है, जो एक मुस्लिम नेता थे आगा खान, उनके कहने पे जाति की जनगणना करी गई पहली बार। और वो इसलिए करी गई कि वो ये चाहते थे कि हिंदू ज्यादा संख्या में आ जाते हैं, उनको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलता है। तो वो चाहते थे कि जो दलित वर्ग है, जो आदिवासी वर्ग है, उसको मतलब अलग गिना जाए ताकि हिंदुओं की संख्या कम हो जाए और उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो जाए। तो मतलब उनको इसी में फायदा था कि हम हिंदुओं के बराबर मुसलमान आ जाएंगे या हिंदुओं से ज्यादा मुसलमान हो जाएंगे। अगर हम दलितों को और आदिवासियों को इसमें से निकाल देते हैं तो उनकी संख्या हिंदुओं की कम हो जाएगी। लेकिन इस बात को जब उन्होंने रखा जनगणना में 1911 की में, ये समय की बात नहीं है, सुनने की बात है, ये बात किसी को पता नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये जब रखी बात, तो उस समय फिर साइमन कमीशन के जो प्रतिवेदन जब उन्होंने बाबा साहब को देखे तो उनकी बात को माना अंग्रेजों ने, और उनको तीनों गवर्नमेंट ने अपनी बात रखी और सबने उनकी बात मान ली। गांधी जी गए, गांधी जी के सामने मदन मोहन मालवीय थे, गांधी जी भी थे और भी लोग थे, लेकिन उनके सामने उन्होंने प्लीड किया बाबा साहब अम्बेडकर ने, उनकी बात मानी गई और उनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया। मिलने के बाद जब भारत में आए हैं, जो हमें गुलाम बना हुआ है वो तो हमें दे रहा है सेपरेट इलेक्टेड, जो हमें अपना भाई मानता है, जो हिंदू मानता है, वो हमें नहीं दे रहा। और वो जिसको राष्ट्रपिता कह के हम पूज रहे हैं वो हमें नहीं दे रहा। वो कह रहा है ये तो मेरी कब्र पे मिलेगा, मेरे जीते जी नहीं मिल सकता। अनशन कर देता और नहीं मिलता। पूना पैक्ट होता है 1932 में पूना पैक्ट होता है और उसकी जड़ में से निकला है क्या? आरक्षण, जिसको आप लोग खुश होते हैं। कोई खुश होने की बात नहीं है। हमें आज आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर हमें सेपरेट इलेक्टेड मिल जाता। मताधिकार वो चीज है
तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा इससे मैं बहुत खुश नहीं हूं, ये मैंने मजबूरी की वजह से इस पे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया, क्योंकि महात्मा गांधी ने मौसमी में से जूस निकाला है पूना पैक्ट में, और उस मौसमी का जूस तो अपने बच्चों को पिला दिया, और जो छिलका बचा है वो हमारे बच्चों के मुंह पे मार दिया, और हम उसको छिलके को चूस चूस करके आरक्षण को आज बहुत जिंदा खुश हो रहे हैं। आरक्षण कोई बहुत खुशी की बात नहीं है। जब माननीय काशीराम साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन कलम में यह कहा कि हम बैसाखियों के सहारे कब तक चलेंगे, जब हमारी दोनों टांगें सही हो जाएं तो हमें दौड़ना भी सीखना चाहिए, और अगर हमें आगे बढ़ना है तो दौड़ना पड़ेगा, हमें बैसाखियों के सहारे नहीं रहना पड़ेगा। तो उनसे कहा कि आरक्षण का विरोधी है काशीराम। उसने ये भी कहा था कि आरक्षण तुम ले लो, जो लोग आरक्षण का विरोध करते थे, काशीराम जी ने कहा कि आरक्षण तुम दे लो और बाकी चीजें तुम्हारे पास है वो हमें दे दो, जो तुम्हारे पास है वो हमें दे दो और हमारा आरक्षण तुम ले लो, अगर ये बहुत अच्छा है आरक्षण तुम ले लो। सही बात है। और आज काशीराम जी की बात बहुत सही साबित हुई। जब ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लागू हुआ तो उन्होंने कहा यह सिर्फ सवर्णों का आरक्षण है, इस 10% के अंदर ना कोई शेड्यूल कास्ट घुस सकता है, ना कोई ओबीसी घुस सकता है, ना कोई दूसरा घुस सकता है। तो 10% भाई ये आरक्षण हुआ कि ईडब्ल्यूएस हुआ, ये तो बताओ। ये निखाला सवर्णों का 10% आरक्षण, उसमें कोई भी नहीं घुस सकता। और आरक्षित वर्ग जो है, जिसका मुकदमा अभी राजस्थान कोर्ट से अभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आया है, क्या है वो? उसने यही तो कहा था कि जो जनरल मेरिट में आता है उसको दे दिया जाएगा, वो नहीं दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनरल तो जनरल ही है, जब मेरिट में आ रहा था उसको दे दो, लेकिन नहीं देते। भाई तुम जनरल में जो 60-50% आरक्षण जो जगह है जनरल की उसमें भी नहीं दोगे, 10% ईडब्ल्यूएस में भी नहीं दोगे, तो तुम उसको खूंटे से बांध रहे हो भैंस के लिए, किधर जाएगी, इसको चारा भी नहीं डाल रहे तुम। तो भैया काय का भाईचारा, काय का हिंदू चारा है, काय का मतलब जो समझता है, ये तो बता दो। तो इसलिए ये मताधिकारी वो चीज है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैं इसलिए दे रहा हूं कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, which can open each and every lock। यही वो चाबी है जिससे सारे दरवाजे खुल सकते हैं। अगर जो हिंदुत्व की रक्षा करने वाले बहुत ही महान हैं, तो अभी इतने सालों से क्यों नहीं कर पाए? जब सत्ता मिली है तभी क्यों रक्षा हो रही है? सांस्कृतिक अगर विकास आपका हो सकता है तो सत्ता के बिना नहीं हो सकता। जब मुसलमानों का यहाँ पर हिस्सेदारी थी तो उनका विकास यहाँ पर हुआ। आज वो पाकिस्तान चले गए तो कहते हैं उनका देश ही नहीं है, उनके मताधिकार भी छीन लेना चाहिए। आज देश के नागरिक ही नहीं है, तो क्यों आ रहा है उनको ऊपर ऑफर? क्योंकि वो उनका जो है राजनीति में हिस्सेदारी लगभग भारत के अंदर खत्म हो चुकी है। उनके लिए कोई भी किसी तरह का संरक्षण भी यहाँ पर भारत में मिलने वाला नहीं है। तो सबसे ज्यादा उनके लिए ये चिंता का विषय बन गया है। और दलितों के लिए भी, दलितों के लिए तो इसलिए नहीं है क्योंकि उनको तो हिंदू बना दिया। क्योंकि अगर वो हिंदू फोल्ड में से निकल जाते हैं तो अल्पसंख्यक बन जाएंगे। ओबीसी को भी काशीराम साहब ने संघर्ष किया आरक्षण के लिए, किसी ओबीसी नेता ने नहीं किया। माननीय काशीराम जी ने ओबीसी को समझाया बैकवर्ड के लिए कि जिस दिन तुम्हारे लिए आरक्षण मिल जाएगा उस दिन तुम चमार के बच्चों जैसे बन जाओगे। क्योंकि चमार का बच्चा जब आईएएस बन जाता है तो लाल बत्ती लेकर के गांव में जाता है और तुम्हारे खेत में हल चलाता है उसका बाप, तो तुम्हें कैसा लगता है? बदल जाता है कि नहीं बदलता है? इस तरीके से ये भी एक राजनीति में तुम्हें भले हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, अगर प्रशासन में हिस्सेदारी मिल रही है तो ये भी आपका एक तरह से बहुत बड़ा मतलब सौभाग्य है। तो उसके लिए उन्होंने उनको समझाया कि आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ो, और बाम से बनाया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉय फेडरेशन। बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी, कहीं शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के लिए नहीं बनाया, उन्होंने बैकवर्ड के लिए बनाया। और बैकवर्ड में एससी आता है, बैकवर्ड में एसटी आता है, ओबीसी आता है, तीनों को मिलाकर के बी बनता है। और बाकी लोग जो कन्वर्टेड मतलब जो लोग हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं और मतलब सिख हैं, वो भी मतलब उसी के अंदर आते हैं, बी के अंदर। इसलिए बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन बनाया और उस फेडरेशन को उस कल्चर की नींव डाली
जिस तरह से एक समूह होता है, सांस्कृतिक समूह, हिंदू है, मुसलमान है, उसी तरह से वामसेप नाम का एक आया गया जो कल्चरली बहुत रिच था और उसका नाम उन्होंने बहुजन समाज रखा। बुद्धिज्म में कम लोग थे, बौद्ध तो इतने लोग एकदम नहीं बन सकते, लेकिन बहुजन समाज में एकदम चूंकि राजनीतिक लालच था उसके अंदर, बहुत तेजी से जुड़ा है SC ST OBC और उसको रिजर्वेशन भी मिल गया बहुत जल्दी, 90 में मतलब लागू भी हो गया। तो ऐसी नया समाज बना जो हिंदू समाज का ही एक अंग था और वो बहुजन समाज बहुत पॉपुलर हुआ। उसके बिना अब भारत के अंदर ना कोई सत्ता प्राप्त कर सकता है और ना कोई किसी को सत्ता से हटा सकता है। इसलिए जिस तरह से हिंदू समाज में जातिवाद, इसी तरह से क्या नाम है, इस बहुजन समाज के अंदर भी उस जातिवाद को निरंतर मतलब जो है आपस में नेताओं को और पार्टियों को, जो उनकी दलितों की पार्टियां बनाई जा रही हैं, बहुत सारे संगठन बनाए जा रहे हैं, जैसे जातियां बनाई गई थी, आपस में लड़ते हैं ताकि जो मेजॉरिटी वाला बहुजन समाज है वो इकट्ठा नहीं हो और माइनॉरिटी वाला समाज इस देश के ऊपर वैसे ही शासन करता रहे जैसे उसने अंग्रेजों के जमाने में किया, मुगलों के समय में किया और उसके बाद में मतलब जो है भारत जब आजाद हुआ उससे लेकर के करता रहा। तो इस चीज को समझना पड़ेगा। और जो वयस्क मताधिकार है, जो बहुत मुश्किल से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संघर्ष करके 1918 से लेकर के और 1932 तक और उसके बाद में फिर आज़ादी के बाद में भी निरंतर उन्होंने लड़ाई लड़ी और मतलब जो है जो वोट का अधिकार था देते हुए उन्होंने एक बात कही संविधान पेश करते हुए, आज मुझे बड़ी चिंता हो रही है। खुश होना चाहिए था ना, खुश नहीं थे वो कह रहे मुझे बड़ी चिंता हो रही है संविधान देते हुए, क्योंकि आज से हम दोहरी जिंदगी में प्रवेश कर रहे हैं। एक तरफ तो राजनीतिक रूप से समान हो जाएंगे, वन मैन वन वैल्यू होगा, वन वोट मिलेगा सबके लिए, दूसरी तरफ हमारे पास में असमानता होगी। असमानता किस बात की? आर्थिक रूप से हम समान नहीं होंगे और हम सामाजिक रूप से भी जातियों में बटे रहेंगे। इसलिए हम अपने सबसे अमूल्य वोट का इस्तेमाल हम अपने हित में नहीं कर पाएंगे, हम दूसरों के लिए ही करेंगे। जैसे हम मजदूर पैदा होते हैं, फिजिकली लेबर करते हैं और एक पूंजीपति की फैक्ट्री में काम करके उसको मालदार बनाते हैं, एक जमींदार के खेत में करके उसको मालदार बनाते हैं, लेकिन खुद गरीब रहते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाई नहीं पाते हैं। तो इसमें क्या हुआ, क्या परिवर्तन हुआ? कोई हमें का हानि चेरी छोर हो नहीं रानी, ऐसे के ऐसे पहले भी थे, आज भी बने हुए हैं। चंद आरक्षण के सहारे से जो लोग बन गए हैं वो अपने को तो बहुत ज्यादा समझते हैं, हम तो सरमाएदार बन गए, लेकिन उनकी जब थुकाई होती है तो उनको पता लग जाता, तब फिर समाज याद आता है कि समाज हमारी कोई मदद नहीं करता। तो अपने वोट का अधिकार जो है यही सबसे ज्यादा है। अगर आपकी जनता 80 करोड़ आपकी आबादी है देश के अंदर, तो जो लोग हैं उसमें 80 करोड़ में भी मैं समझता हूँ 75 करोड़ तो यही लोग होंगे जो मताधिकार को ही सबसे बड़ी चीज समझते हैं। उनके पास ना धन है ना दौलत है, कुछ भी नहीं है, अपना श्रम है, सिर्फ उसके सहारे जिंदा रहते हैं। लोगों को अगर आपको असली इस देश का मालिक बनाना है तो उनके मताधिकार के बारे में उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि समझदार लोगों को इसलिए बुलाया जाता है, कम लोगों को, कि लेस मतलब जो पीपल होते हैं और मोर इफेक्ट पड़ता है। लेस पीपल मोर इफेक्ट, जो कम लोग होते हैं समझदार, वो ही उनके दम में ग्रास्पिंग पावर होती है, तो वो उसको समझते हैं। अगर ये चीज मैं सब्जी मंडी में जाकर बताऊं तो कौन समझेगा? अगर ये चीज मैं भैंस को बताऊं तो भैंस कैसे समझ जाएगी? अबोध लोग हैं वो तो अबोध लोगों को बोध बनाने के लिए जो बोध लोग हैं वो इस बात को समझें और वो अपनी मौज मस्ती को छोड़ें। अगर आपको 2 दिन की छुट्टी मिलती है एक वीक में, एक दिन अपनी बीवी को दें और टीवी को दें, बाकी समय आप समाज को दे दें, तो मैं समझता हूँ किसी पार्टी में जुड़ने की आपको जरूरत नहीं है। बिल्कुल। सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के वोट के राइट तुम बता दो और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के धर्म के बारे में बता दो, तो उनके पास अपनी राजनीतिक पावर आ जाएगी वोट के सहारे और सांस्कृतिक शक्ति आ जाएगी बौद्ध धर्म के सहारे। यही 2 ही चीज याद रखी है, बौद्ध धर्म और मताधिकार। मैं समझता हूँ आपको असली आजादी जब मिलेगी जब इन दोनों चीजों पे आप संघर्ष करेंगे। किसी संगठन की आपको जरूरत नहीं है, किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। सिर्फ हर व्यक्ति जो पढ़ा लिखा आदमी है उसकी एक अपनी पार्टी है, उसकी एक जिम्मेदारी है कि अपने अबोध बच्चों को और अपने अबोध भाइयों को, नागरिकों को, रिश्तेदारों को ये बात जरूर बताएं कि वोट में कितनी बड़ी ताकत होती है और कल्चर में कितनी बड़ी ताकत होती है। अगर ये दोनों चीज हमारी समझ में आएगी तो आप आजाद हो जाएंगे। आपको कोई भी राजनीतिक पार्टी और न कोई मतलब जो है पूंजीपति आपको कभी भी नहीं रोक सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं समझता हूँ कि ये जो आज का विषय है और राष्ट्रीय समग्र विकास